अब जैसे हमारी बात हुई सर से, तो सर ने जो बताया, तो इसके अंदर मैं जो एक और चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ अभी, एक जैसे हम लोगों ने उस दिन जो बात करी थी ना, हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। अच्छा। और उस दिन एक दिन तो ये भी आए थे, अंशुमन भी, अगले दिन आप भी थे, लेकिन जब ये थे तब हमने डिस्कशन जो किया था, तीनों जब बैठे थे कि और जैसे आपने कही, अभी एक चीज़ जो एक्टर को समझने की ज़रूरत है ना, कोई भी एक्टर हो, पहली बात तो मैं इतने साल की जो मेरी लर्निंग है ना, मैं उसके हिसाब से बोलूँगा। और हमारे एक टीचर हैं श्यामल कर्माकर, जो रिटायर्ड हुए हैं सत्यजित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से IIT में, तो उन्होंने जब हम पढ़ रहे थे ना, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी मेरे को। और आई थिंक मैं दोबारा भी इंस्टीट्यूट गया था ऐसे किसी काम से, उन्होंने कहा था कि निखिल, कभी भी तुम फिल्म नहीं बना रहे तो ये मत समझना कि तुम्हारे में कोई कमी है, कमी औरों में जो तुम्हारा टैलेंट नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। अगर आप जो प्रोसेस अभी हो गया है और इतना मैकेनिकल हो गया है, इसमें किसी भी एक्टर को ना एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपना जो टैलेंट है वो निकाल के लेकर आए। तो जैसे हम सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप हो गए ना, हाँ, वैसे ही जो सिनेमा है ना उसमें स्टीरियो, और ये खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, खाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु, हर जगह एक स्टीरियोटाइप चल रहा है और स्टीरियोटाइप के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन दोज हु आर वेरी सीरियस एक्टर्स और जो विश्वास रखते हैं अपनी एक्टिंग पे, वो इतना दम रखते हैं कि वो जाके किसी प्रोड्यूसर या उनका कोई फ्रेंड डायरेक्टर है उसको जाके बोले कि भाई ये है स्टोरी और इस पे बनाओ और मैं इसको पूरा खींचूंगा, मैं इसको करूंगा। अब मैंने इनको उस दिन एक एग्जांपल बताया था और मैंने इनको कहा था कि कभी भी ना आप एक्टर हो ना, तो आपकी एज, आपके लुक्स, आपकी हाइट कोई मैटर नहीं करती। फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं मॉर्गन फ्रीमैन, जो हॉलीवुड का एक्टर है मॉर्गन फ्रीमैन। तो आप मॉर्गन फ्रीमैन को देखो, उसके यहाँ पर सारे ब्लैक डॉट्स हैं, सब ब्लैक डॉट्स हैं, बट मॉर्गन फ्रीमैन के ऊपर इतनी फिल्में हॉलीवुड की बिग बजट फिल्में बनी हैं। और मॉर्गन फ्रीमैन नाउ इज लाइक बलराज साहनी जो पहले इंडिया में थे। अच्छा। बलराज साहनी 50 की एज में एंटर हुए थे फिल्म्स में, और अभी भी लोग बलराज साहनी, क्योंकि वो एक एक्टर थे और उन्होंने काफ़ी फिल्म्स के अंदर खुद खींची है फिल्मों को। और जहाँ तक हाइट की बात है, हम बहुत सारे एक्टर्स हैं, इनफैक्ट टॉम जो क्रूज है वो कुछ बहुत लंबा नहीं, आई थिंक 5'7" भी उसके, वहाँ के अमेरिका और यूरोपियन ब्रीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कोई टॉल नहीं है। लेकिन और बड़े सारे एक्टर्स ऐसे हैं, मतलब एक्टर डजंट ओनली मीन कि आपको एक्टिंग करनी आती है। मेरे हिसाब से एक्टर वो है जो करना चाहता है, जो करना चाहता है, जो करना चाहता है। लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बॉडी बिल्डर था, उसे कोई नहीं दे रहा था। अभी उस पर डॉक्यूमेंट्री आई, आप देखना, बड़ी मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्री है। और सिल्वेस्टर स्टैलोन, ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री चेंज करी है। आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग को लेकर आ गया और ये सिल्वेस्टर जो है वो एक्शन को लेकर आया, और फिर बाकी दोनों बाद में एक्शन में रहे। लेकिन इनकी ये है कि आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग होने की वजह से एक्टिंग नहीं आती थी, फैक्ट है, लेकिन वो करना चाहता था। फिर वो उसको कोई जिमनास्ट थे, कोई डांसर थी, उनसे कुछ संपर्क हुआ, फिर उसने क्लासेस ली, अपनी कमी को उसने महसूस किया। और पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म मिलने में 5-6 साल लगे, जबकि पैसे की उसको कमी नहीं थी, क्योंकि वो इसके रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर चुका था, उसकी बड़ी अच्छी कंपनी थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन को तो गुंडे, छोटे मोटे गुंडे के अलावा कोई लेता ही नहीं था, पर वो अड़ गया कि मैंने ये रोल करना है, और फिर बाद में उसने डायरेक्शन भी करी है। तो मेन बात ये कि आप करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो। दूसरा, आप एक्टर हो ना, तो जो मैंने बात शुरुआत करी है, जैसे आपने कहा कि मुझे ये रोल वो रोल, एक जो अच्छा डायरेक्टर और राइटर होगा, अब अच्छा वो कैसे होगा, ये भी बात है। अच्छा वो ऐसे होगा कि वो आर्ट के अंदर घुसा है कि नहीं घुसा, सिनेमा की आर्ट में। जब वो सिनेमा की आर्ट में घुसेगा, तो ये सिनेमा की आर्ट में घुसना, ये 3-4 साल का फिल्म शूट कर लो या 5 फिल्में 10 फिल्में बना लो, उससे नहीं होता। या तो ये ऑटोमेटिक होता है कि कोई घुस जाए, या फिर कोई सीरियसली सब्जेक्ट को ले अपने, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट है,
वो सीरियसली अपने सब्जेक्ट को लेगा और वो उसमें जब घुसेगा तभी तो उसकी और परतें हटा के वो समझेगा। ऐसे ही अब कई एक्टर्स हैं जो कि तो टॉम हैंक्स है, टॉम हैंक्स ने पूरी फिल्में अपनी एक्टिंग के दम पर खींची हुई है। हमारे इंडियन एक्टर्स ने, कई बॉलीवुड एक्टर्स जो पॉपुलर एक्टर्स हैं उन्होंने भी कोशिश करी। कई बार फिल्म्स के सब्जेक्ट अपीलिंग भी नहीं होते, ऐसा नहीं कि हर फिल्म जो है ना वो ऑडियंस को सिनेमा हॉल में अच्छी लगे, लेकिन एक्टर को अब ये खोजना है, डायरेक्टर, ये बात मैंने पहले बोली थी, दूसरा एक्टर को ये खोजना है अपने अंदर का कैरेक्टर। तो जरूरी नहीं कि वो कैरेक्टर आपको बाहर कोई स्टोरी या स्क्रिप्ट दे। जैसे मैंने आपसे बार बार ये पूछा कि आपने क्या स्टोरी लिखी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि जब आप मेरे को बता रहे थे कि मैं चाह रहा था कि क्या आपने कोई ऐसी स्टोरी लिखी है जिसको हम लेकर कुछ बना सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा था। क्योंकि वो चीज़ आपकी एक चीज़ होती है, इनर वॉइस। जब आपकी इनर वॉइस आती है ना, तो वो आप चाहे एक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे आप पोएट हो, चाहे आप पेंटर हो, वो एक बहुत अच्छी निकलती है, वो अपीलिंग होती है अल्टीमेटली लोगों को। तो इसलिए कई बार जो स्टोरीज इंसान की अपनी लाइफ पे वो बनाता है, चाहे वो उसको फिक्शनल करके बनाए, वो उसे अच्छी लगती है और ऐसी जो आर्टिस्ट एज एन एक्टर उसको निकालता है। तो अब मेरे को ना सबसे गंदा लगता है स्टीरियोटिपिकल करना। मैंने जब अपनी एक फिल्म में जो बनाई, हालांकि एक फिल्म में मेरे को स्टीरियोटिपिकल काम करना पड़ा, लेकिन उससे पहले मैंने जब भी बनाई मेरे को कभी भी और अगर एक्शन में भी देखा जाए फिल्मों में भी, तो जिन्होंने भी जब भी हम स्टीरियोटाइप होकर कास्टिंग हुई है फिल्मों में, जैसे 90s में बड़े सारे हीरो लॉन्च हुए जिनको चॉकलेटी हीरो बोलते थे, लेकिन चला कौन? शाहरुख खान, जिसको चॉकलेट नहीं बोल रहे थे। अजय देवगन चल गया जिनको वो पृथ्वी नहीं, वो जो एक उनका एक जो सोचने का नजरिया हो गया था कि भैया ये लुक है और ये लुक हीरो पे चलेगा और ये विलन पे चलेगा। अब परेश रावल, नसीरुद्दीन शाह इतने वर्सटाइल एक्टर निकले कि उन्होंने सारे स्टीरियोटाइप फेल कर दिए। उन्होंने कॉमेडी भी कर दी, वो विलन भी बन गए, वो हीरो भी बन गए, क्योंकि वो उन्होंने सिनेमा ने या डायरेक्टर्स ने उनको नहीं बदला, उन्होंने उनको बदल दिया। ये एक खासियत एक्टर की है। और जो सही बताऊं, मेरा इतने साल का अनुभव, जैसे मैं उस दिन बताया एडिटिंग के लिए हम बैठते हैं कि हम जितनी अच्छी लाइटिंग कर ले वो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, जो हम जितना मर्जी टेक्निकल रख ले, लेकिन जो एक्चुअल में जो एक्टर होता है ना, वो ही जो समय को बांधता है और दर्शक की ध्यान को जो बांधता है, वो एक्टर होता है। तो रॉबर्ट डिनारो है, जैसे रॉबर्ट डिनारो की अगर आपने रेजिंग बुल देखी होगी, आप देखेंगे रेजिंग बुल, तो रेजिंग बुल में एक सीन है, उसमें वो शीशे के आगे खड़े होके लास्ट में थिएटर में परफॉर्म करने जा रहे हैं, और परफॉर्म करने जाने से पहले वो पहले बॉक्सर रह चुका है, बट अब वो थिएटर आर्टिस्ट बन गया है। तो वो पहले तो परफॉर्मेंस करता है और उसके बाद वो बॉक्सिंग का कुछ करता है। तो वो ये इतना उन मोमेंट्स में निकाला। इनफैक्ट अभी मैं एक मूवी देख रहा था, आने से पहले थोड़ी सी रह गई थी, वांग कोर वाई डायरेक्टर है कोरिया के, उनकी एक फिल्म है 2046, तो उसमें मैं एक एक्ट्रेस के लास्ट में एक्सप्रेशन देख रहा था, कोरियन एक्ट्रेस थी, तो वाकई में मतलब वो पूरी फिल्म इतने फ्रेम में है। अच्छा, उस पूरी फिल्म में आपको 90% जो फ्रेम्स हैं वो यहाँ तक के हैं, मतलब मिड फ्रेम में है। और क्योंकि कोरियन मूवी है, इतना बजट उस समय 2004 की है, उस समय इतना बजट कोरियन मूवीज में नहीं होता। और वांग कोर वाई बेसिकली वहाँ का जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहाँ के हेड थे वो, आई थिंक। लेकिन समहाउ उनकी कुछ फिल्म्स अमेरिका में चल गई थी, तो उनको इन्वेस्टर मिल गए होंगे, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट की स्टोरी होगी। इट ऑल्सो शोज कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि वो इतने फ्रेम में बना रहे थे, प्लस उनका एक अपना आर्टिस्टिक सोच हो सकती है उसमें, लेकिन इतनी फ्रेम की। और वो एक्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन था, मैं उसे देख रहा था। अभी पीछे एक फिल्म आई है, आप जो बताता हूँ, किलर ऑफ द फ्लावर मून, किलर ऑफ द फ्लावर मून, मार्टिन स्कॉर्सेज़े की। उसमें जो एक्ट्रेस है, एना का जो कैरेक्टर किया है, इसके अपोजिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो के अपोजिट। अच्छा, वो जो एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस है ना, वो लियोनार्डो डिकैप्रियो और रॉबर्ट डिनारो से अच्छी है। वो एक्ट्रेस ने इतने, और बाद में मैंने इंटरव्यू देखे तो रॉबर्ट डिनारो कह रहा है कि वो उसने एक्चुअली, अब उसका भी क्या रीज़न है कि वो जो उसका कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर है वहाँ के जो मेन इंडियन थे, जो वहाँ के मूल निवासी इंडियन, वो कैरेक्टर है। और वो जो एक्ट्रेस है ना, शी इज़ ऑल्सो हाफ दैट, मिक्स विद वहाँ के यूरोपियन प्लस वो।
and she is also involved into theatre and those activities related to the native people. तो वो एक्ट्रेस क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस, उसका अपना सोच आ गई उस कैरेक्टर में, तो उसने वो कैरेक्टर, आई थिंक उसको ऑस्कर पक्का मिलेगा, देख लेना, पक्का उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। एकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं ना, वो पॉपुलैरिटी के बेस पे नहीं मिलते, वो वर्क के बेस पे मिलते हैं, आर्टिस्टिक उस हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो वो 100% उसको मिलेगा, क्योंकि रॉबर्ट उसमें अगर आप जैसे मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्योंकि व्हेन वी आर आर्टिस्ट फॉर ए मीडियम, फॉर ए सिनेमा और थिएटर वी कैन गो। मैंने लॉ भी किया हुआ है, तो हमारे एक लॉ के टीचर थे, वो कहते थे अगर तुमको सही एडवोकेट बनना है तो जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाओ और जो टॉप एडवोकेट्स हैं ना, उनकी दलीलें सुनो जाके। तो ऐसे ही आपको अगर पेंटर बनना है तो आप जो अच्छे पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स देखो। मैं पेंटिंग भी करता हूँ बहुत रेयरली, मैंने 50 के आसपास पेंटिंग्स करी हैं, लेकिन वो पेंटिंग्स करने से पहले एक चैनल है यूट्यूब पे, पर्सपेक्टिव, मैंने उसके ऑलमोस्ट सारे वीडियो देखे थे और बहुत सारी पेंटिंग्स, 1000 के आसपास पेंटिंग्स की स्किल्स लेके उनको स्टडी किया था। फिर मैंने पेंट उठाया था, मैंने उससे पहले बचपन में कभी किया होगा। तो एज एन एक्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंसेस है ना, इनको भी ऑब्जर्व करना एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे डायरेक्टर को फिल्म में देखना है या राइटर को, तो ये परफॉर्मेंस आप किलर ऑफ द फ्लावर मून देख सकते हो, अमेजोन पे है, रेंट पे है वो। और उसके अलावा जो भी पुरानी आप स्टडी भी अपनी एक्टर की परफॉर्मेंसेस की आप शुरू कर सकते हो। अपना एक अपना ना रिसर्च प्रोग्राम भी होना चाहिए हर व्यक्ति का, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एक्टर हो। आप एक्टर हो और यू कैन ऑल्सो हैव योर फेवरेट एक्टर, कि मुझे ये एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और अब जैसे मैंने मॉर्गन फ्रीमैन का एग्जांपल लिया, मॉर्गन फ्रीमैन ने बहुत सारी ना ये जासूसी वाली फिल्में करी हुई है, तो मॉर्गन फ्रीमैन को आप उठाओ और आप देखो कि वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं, उसको कैसे दर्शा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एक बताया था, जस्ट कॉल मी सॉल, ब्रेकिंग बैड एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, उसका एक प्रीक्वल है। अच्छा, तो प्रीक्वल में जो एक्टर है आई थिंक वो 60+ के होंगे, उन्होंने पूरी प्रीक्वल खींची है अपने उस पर। राइटिंग तो हम कर लेंगे अच्छी, हमने राइटिंग कर ली, लेकिन एक्टर भी उसको खींचता है। मेरे को अभी हाल फिलहाल में मैं कोई DDLJ के ऊपर प्रोग्राम देख रहा था, तो अब जाके वो नजर में आया कि DDLJ में शाहरुख खान के इनपुट बहुत थे। हाँ, एक्टर जब तक, और एक्टर के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक्टर की इन्वॉल्वमेंट एक तो उसको लर्न करने के लिए ज़रूरी है, दूसरा जब आप परफॉर्म करेंगे आप कैमरा के आगे, उस समय जो डायरेक्टर होता है ना, वो तो खोया होता है। डायरेक्टर के सिर पे इतने ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि उसने सब एक्टर्स को देखना है, भाई लाइटिंग ठीक हुई है नहीं है, मेकअप ठीक हुआ नहीं हुआ। तो ये हर एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना केवल अपने कैरेक्टर को समझे, तो उसका प्रॉप्स क्या है और उसका जो एक्शन और उसकी कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पता है फिल्म्स में आपको? कुछ मैं क्लियर करूँ, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है फिल्म्स में? कंटिन्यूटी जैसे कैमरा एंगल बदला तो हाथ मेरा यहाँ तो यहीं से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है फिल्म्स और टीवी में, कि हम अलग अलग शॉट लेते हैं, या फिर कई बार ऐसे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये शॉट ले रहे हैं, ये हम एक लोकेशन पे आए हुए हैं, हमने यहाँ पर मिड या लॉन्ग शॉट्स ले लिए, ठीक है। अब हमें बाद में लगा यार हमें क्लोज शॉट चाहिए, या हमने पहले से डिसाइड कर रखा था हमें क्लोज शॉट चाहिए। अब हम गए कहीं और स्टूडियो में, हमने वैसी ये तो बना ली, तो वो चीज़ें मैच करेंगी और हमारी एक्टिंग मैच करेगी, हमारी डिस्टेंस बिटवीन अस मैच करेगा। उसका रेफरेंस के लिए हम स्टिल शॉट्स ले लेते हैं, पहले स्टिल फोटो ले लेते हैं, ताकि जो प्लेसमेंट है स्टिल से हमारी प्लेसमेंट क्लियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी जितना भी आप उसको एविडेंस के तौर पे लेके चलो, आपको कहीं ना कहीं एक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो कॉन्टिन्यूटी है। कई बार जैसे मेरे को याद है, मेरा एक सीन था, उसमें मैंने उसको ऐसे छल्ला उछालने के लिए दिया था, और अगले कुछ टेक के अंदर मैं भूल गया कि छल्ला उछालना, तो एक्टर ने कहा इस टेक में छल्ला नहीं उछालना। अच्छा, मैंने कहा हाँ उछालना है। तो ये जो है ना एक्टर को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे एक्टर्स या कोई भी लोग, इवन मैं बता दूं, अब ना बहुत, अब सिनेमा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे पास 125 साल की अंडरस्टैंडिंग है।
ठीक है, 125 साल के अंडरस्टैंडिंग के बाद जो लोग मंथन कर रहे हैं इसका सिनेमा का, अभी तो बहुत बुरी हालत है। बुरी हालत इसलिए क्योंकि इस समय जो है ना नॉइज़ बहुत हो गई है। नॉइज़ इन द सेंस इतने सारे OTT, इतने सारे प्रोग्राम हाँ, ये हाँ। वो, तो अब इस नॉइज़ में से आपको निकलना है, ये एक चैलेंज है। दूसरा एक ये है कि इतने साल के जो मंथन के बाद हमें समझना है कि हमें करना क्या है। तो इतने साल के मंथन के बाद और इतना कुछ करने का एक चीज़ समझ में आई है कि अब इस फील्ड के अंदर आप एक एम्प्लॉय अपने पर्टिकुलर एरिया को करेगा वैसे नहीं रह सकते अगर आपको सर्वाइव करना है। अब हम देखते हैं, अगर हम बड़े एक्टर्स की बात लें तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल। वो अपने प्रोडक्शन के लिए कहीं बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। फिर वो प्रमोशन, वो जाके कोई दुबई में भी प्रमोशन करना पड़ रहा है, उसको जाके तमिलनाडु में भी प्रमोशन करना पड़ रहा है। मेरा एक फ्रेंड है साउंड रिकॉर्डिस्ट, वो मैंने उसका एक तो वो एक बड़ा एक्टर है बॉम्बे में जो हिंदी फिल्मों के हैं, तो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल उसने मेरे से शेयर किया हुआ है, तो मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा, बट ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर। तो वो मुझे बता रहा था कि जब वो एक शूट पे थे तो वो एक्टर आया और उसने पूरा उससे उसका एक्चुअली सिंग साउंड कर रहे थे, ऑन लोकेशन साउंड कर रहे थे पूरे डिटेल से, और वो बहुत टेक्निकल एक्टर है ये। तो हर चीज़ के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस चीज़ में मास्टरी होनी जरूरी है, लेकिन आपको कम से कम ये है कि आपको अपनी हर जगह इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। अब जैसे हम एक मेकअप जब आप करते हैं, अगर मान लो हम मेकअप कर रहे हैं, एक्टर हो, तो कई एक्टर्स को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पता होता है, वो मेकअप आर्टिस्ट को बोल देते हैं कि ये यहाँ सही रहेगा कि हाँ, नहीं। बिल्कुल सही। ये सब चीज़ें ज़रूरी है हम, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हमारी चंद सेकंड की होती है, टेक होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई टेक 1 मिनट का होता है, हर टेक 1 मिनट से कम ही होता है, कुछ सेकंड की परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अब हमने वो जो मेहनत उस समय जो कुछ सेकंड की परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, उसके लिए हमने पहले कितना होमवर्क किया है, उसको हमने कितने लगन से किया है, और अब वो करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट को तैयार करा के दर्शकों तक लेकर जाएं, ये भी जिम्मेवारी हमारी अपनी होनी चाहिए। आज की डेट में, अब पहले सिस्टम था, पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हट गए हैं। कम इन, आ जाओ, एक सेकेंड। तो ये सारी जिम्मेवारी एक्टर की भी है, और एक्टर की ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सिनेमा का सबसे ज़्यादा फायदा एक्टर को पहुंचता है। हाँ, तो स्क्रीन पे तो उसी ने रहना है, हाँ, उसको समझ होनी चाहिए। देखिए, चाहे जद्दोजहद कर ले कोई डायरेक्टर ने कितना अच्छा काम किया हो, लोग डायरेक्टर को नहीं जानते, म्यूजिक वालों का फिर भी थोड़ा सिंगर और म्यूजिक का नाम रहता है। चाहे कोई जानता ही नहीं होगा किसने लाइटिंग करी इतनी अच्छी, और उस लाइटिंग की वजह से वो एक्टर का जो कैरेक्टर है वो निकल के आया है। लेकिन लोग किसको जानते हैं? एक्टर को जानते हैं। फ़ायदा, फाइनेंशियल फ़ायदा, सबसे ज़्यादा मोटी फीस एक्टर्स की होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, और फिल्म बनाने वाले को तो किसी को कोई ब्रांड एम्बेसडर या एडवर्टीजमेंट में लेता नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है वो भी एक्टर का होता है। तो एक्टर के पास, अभी मैं देख रहा था कि आपकी अगर 4-5 फिल्में भी हिट हो जाती हैं, या आप 4-5 कैरेक्टर में आ जाते हो, तो एडवर्टीजमेंट से इतनी आते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपये आता है। बिल्कुल। तो ये जो, इसलिए मेरा भी मानना ये है, और वाकई में एक्टर भी वही सर्वाइव कर पाएगा जो कि इस चीज़ को माने कि ये उसका प्रोजेक्ट है। हम तो बाकी सब तो मानेंगे, डायरेक्टर मानेगा, प्रोड्यूसर मानेगा ऑफ कोर्स, जबकि मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एक थैंकलेस जॉब है फिल्म्स में, और जिसको बेचारे को कोई नहीं पूछता, और जिसकी वजह से फिल्म नहीं बन सकती, वो कौन है बताओ? डायरेक्टर। आपके हिसाब से? डीओपी। आपके हिसाब से? डायरेक्टर। प्रोड्यूसर। देखो, मैंने कहा कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, प्रोड्यूसर का तो नाम प्रोड्यूसर का तो कोई पूछता ही नहीं है। हाँ। लोगों के दिमाग में ये है कि भैया प्रोड्यूसर है तो पैसा कमाने के लिए और ये हो। लेकिन आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा पीछे ना हो, तो निर्माता ना हो, निर्माता मतलब इतनी सारी चीज़ों को डेवलप कर रहा हो, हर बार जो ही नहीं है फाइनेंसर पे हो सकता है, प्रोड्यूसर तो एक फीस ले सकता है, लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर ना हो, हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी समथिंग लाइक लव, वो है उसके ऊपर,
हम प्रोड्यूसर थे उसमें, तो उसमें मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम 2 प्रोड्यूसर थे बेसिकली। हमें लोकेशंस थी और हमें 1 महीने तक तो शॉर्ट फिल्म की लोकेशन के लिए चक्कर ही काटने पड़े थे। मिल गई थी हमें और उन्होंने बड़ा अच्छा कोलैबोरेट भी किया था उन्होंने, जिन्होंने लोकेशन दी थी। एक मॉल थी, एक बड़ा ब्यूटी पार्लर था और एक बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। दे दी थी उन्होंने हमें, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जाना उनके लिए, तो ये तो एक शॉर्ट फिल्म सोचिए, बड़ी फिल्में होती हैं तो उसके अंदर ज़्यादा लेंथ की फिल्म है तो फिर ऑब्वियसली बात है, कहीं अपार्ट फ्रॉम कितनी चीज़ें होती हैं, तो ये खाली अब ये जो मान्यता थी ना कि भैया लोग क्या था सोच करके चलते थे कि ये तो भैया सिर्फ प्रोड्यूसर का है, उसकी फिल्म में हमने तो एक्टिंग करनी है, हमने तो कैमरा कर लिया है या हमने तो एडिटिंग कर ली है। इस सोच से ना सबको हटना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने एक्टिंग क्लास, बट क्या है कि ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी नींव है। अगर हम अपनी नींव पर सही नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे इमारत सही से खड़ी करेंगे। अब जैसे एक बात मैं इनसे जो कर रहा था, मैंने कहा 2 बातें आप कहने से पहले मैंने कहा और लोग भी आ जाएंगे, मैं बता दूंगा थिएटर को लेकर कि जैसे हम दिल्ली में क्या है, जो मैंने आपसे जो बात शुरू करी थी वो बात आप समझे नहीं। वो बात ये है कि दिल्ली में थिएटर तो लोग बहुत करते हैं और नो डाउट टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ ना वो बात आप भी तब नहीं समझे। आपने कहा कि थिएटर और फिल्मों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट आप कह सकते हैं कि भैया मैं तो वहाँ भी एक्टिंग कर रहा हूँ और वहाँ सिर्फ कैमरा ही तो लग रहा है ये वो, बट एडिटिंग, साउंड का पोस्ट प्रोडक्शन, कलरिंग, ट्रेलर बनाना मैं आपको बताता हूँ, कई जो मेरे को बॉलीवुड का नहीं पता क्योंकि वहाँ का तो कुछ नॉलेज निकल के नहीं आती, हॉलीवुड वाले तो शेयर करते हैं। ट्रेलर बनाने वाले जो एडिटर होते हैं ना हॉलीवुड में, उनको कई बार मेन फिल्म से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ट्रेलर इतना इम्पोर्टेंट होता है फिल्म का। कलरिस्ट हर इंडस्ट्री में 1 या 2 से ज़्यादा कलरिस्ट है ही नहीं और वो भरे हुए होते हैं, मतलब उनके पीछे लोग लगे रहते हैं। कोलकाता के जो वन ऑफ द टॉप कलरिस्ट वो मेरा फ्रेंड है। तो फर्क बहुत है। फर्क यहाँ पर क्या है, जो एक बेसिक फर्क है ना वो मैं बताता हूँ, वो एस्थेटिक का फर्क नहीं है और इसको ध्यान से समझना। थिएटर जो है ना वो घरेलू जॉब है, घरेलू काम है, और फिल्म जो है ना वो खाना बदोशी वाला काम है। हाँ, कोई सीन कहाँ होगा, कोई काम। हम यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं अपने घरों में, हमारे लिए बड़ा आसान है घर से उठ के जाना, एक जगह रिहर्सल करना और फाइनली 2 या 3 महीने बाद एक जगह परफॉर्मेंस करना। हमें कोई दिमाग नहीं खराब करना पड़ रहा उसमें। लेकिन फिल्म के अंदर अगर हम अलग अलग लोकेशन में कर रहे हैं, हमें लोकेशन ढूंढनी, वहाँ के टाइम, वहाँ आना जाना, अरेंजमेंट करने, 50 तरह के अरेंजमेंट करने। कोई भी थिएटर इंडस्ट्री कैटरिंग नहीं देती, फिल्म में कैटरिंग होती है। कई बार तो फिल्म प्रोडक्शन के बजट के बराबर तो कैटरिंग का बजट हो जाता है। एस्थेटिक डिफरेंस भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो मैंने आपसे बात शुरू करी थी, मैंने वो बात क्यों शुरू करी थी वो भी बताया था कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है। जैसे 1 दो प्रॉब्लम तो मैंने उस दिन डिस्कस करी थी कि जो थिएटर चला रहे हैं उनके एक के बाद एक प्रोडक्शन होते हैं और वो पैसे भी लेते हैं और प्रोडक्शन के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं और अपने भी खर्चे हैं। तो वो जो आर्टिस्ट आता है तो वो नहीं चाहते कि एक तो आर्टिस्ट कहीं और जाए छिटके। ये बात नेगेटिव भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा नेगेटिव है, उनका अपना सिस्टम है, उनसे फ़ायदा भी होता है आर्टिस्ट को। मैं नहीं कह रहा कि आर्टिस्ट को फ़ायदा नहीं होता। आर्टिस्ट को तो आर्टिस्ट जो होता है ना वो बेचारा घर से निकलता है और 3 घंटे वहाँ और 1 दिन प्रोडक्शन में, वो मैंने देखा है कि वो कभी इधर उधर हाथ पैर मारता ही नहीं है। तो फिल्म जो है ना, अगर पुराने एक्टर्स को भी आप देखो, जब उन्होंने करियर की शुरुआत करी है और अभी भी आप देखो, सिल्वेस्टर स्टैलोन कितना बड़ा नाम बनने के बाद उसे रॉकी 6 के लिए 6 साल तक कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। रॉकी पार्ट 6 आई थिंक 5 या 6 जो उसने बनाया है, 5th पार्ट बनाया है उसका, आई थिंक 4 क्योंकि फ्लॉप हो गया था। अब देखो 3 सुपर हिट देने के बाद अगर 4th फ्लॉप हो गया
तो इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार को प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा, तो 6 साल तक वो हाथ पर मारता रहा। नाउ थिंक कि एक पर्सन हॉलीवुड में बैठ के 30 साल तक या 25 साल तक इंटरनेशनल स्टार बनने के बाद भी उसे हाथ पैर मारने पड़े। एम नाइट श्यामलन, कितना बड़ा नाम है। सिक्स सेंस, द विलेज, इतनी एक्लेम्ड फिल्में। लेडी इन द वाटर चलो नहीं चली, एक और उसकी चली थी, कौन सी थी वो, सिक्स सेंस के बाद साइंस बनाई, द लास्ट आर्बिटर बनाई, स्टूडियो की बड़ी फिल्म थी। इतनी फिल्में देने के बाद भी कुछ जब नहीं चली तो उसको कोई प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। नाउ ए पर्सन इंटरनेशनली एक्लेम्ड, ओवर 1 बिलियन, आई थिंक ये लोग बॉक्स ऑफिस दे चुके हो, $1 मिलियन दे चुके होते हैं। फिर उसने जो फिल्म बनाई, वो फिल्म उसने अपने पैसे से बनाई, बड़ी लो बजट फिल्म थी। फिल्म का नाम था, चलो, तो वो फिल्म उसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया। फिर उसने उस पर रिलाइट किया, फिर हाँ हुई, और वो फिल्म उसकी सबसे कम बजट की और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन वाली। लेकिन इतने बड़े नाम और इतने सक्सेस होने के बाद भी उन लोगों को इतने हाथ पैर मारने पड़े। तो ये नहीं कि हम लोग अगर दिल्ली, तो यहाँ पर क्या है, जो मैं कह रहा था कि जो थिएटर करते हैं ना, वो बाकी जगह हाथ पैर वो नहीं मारते। अच्छा, फिर अब वो बॉम्बे में सक्सेस क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इसी एटीट्यूड से तो बॉम्बे जाते हैं। और ये मैं दिल्ली वालों की बराबर नहीं कर रहा बात, मैं अपने इंस्टीट्यूट SRFTI या FTII, वहाँ की भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको दिल्ली का थिएटर का कल्चर नहीं मिला होता, उनको तो एक्टिंग ही नहीं आती। उन डायरेक्टर्स को 90% को तो यही नहीं पता था कि एक्टर परफॉर्म क्या कर रहा है, तो वो जाके बॉम्बे में कहाँ पे डायरेक्टर बन जाएंगे। अब ये एटीट्यूड लेके अगर आप बॉम्बे जाओगे तो ये एटीट्यूड लेके वहाँ पे काम नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर भी जाके आपको और कई लोगों से मिलके काम करना पड़ेगा। मैं जब बॉम्बे गया तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो एक डायरेक्टर थे, और मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मेरा जो भी सीनियर थे वो साथ ही गए थे कुछ, तो मैंने तो डायरेक्ट फ़ोन घुमा दिया, डायरेक्टर खरीदी, फ़ोन घुमाया, बात करी, उन्होंने बुलाया, मेरी वहाँ लग गई। उसके बाद एक मेरा स्टार्टिंग का काम था, वो मेरे एक सीनियर के थ्रू आया था। वो सीनियर थे, उसमें भी क्या था मैं बता देता हूँ। मेरे एक सीनियर जिनके में रहता था, उनके भी एक सीनियर थे, उनके सीनियर ने उनको बोला, उन्होंने मेरे को बोला, तो उसमें 20 लोगों की टीम थी, सबको मैंने फ़ोन करके बुलाया। अगर मैं फ़ोन करके नहीं बुलाता तो ना तो वो जो आगे प्रोड्यूसर थे उनका काम नहीं चलता, हो सकता है या तो वो काम लेते, और मेरे बोलने पे क्यों आ गए लोग, क्योंकि वो मुझे जानते थे। 3-4 साल मैं उनके साथ स्पेंड कर चुका था, फ्रेंड थे अच्छे मेरे, कुछ मेरे फ्रेंड, मेरे फ्रेंड FTI में था, उसके थ्रू मेरे वहाँ भी फ्रेंड बने, तो वो जानते थे, हम लोग मिल चुके थे, तो आ गए। ये बात है। अभी भी जो मैंने शुरू किया है, अभी से हम जो बना रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में देखने वाले हैं जो कि बहुत एक्टिवली पार्ट करते हैं, और उनमें से कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को बोला, यार तू कर ले, तू कर सकता है, कुछ कर सकता है, ऐसा भी किसी ने बोला। अच्छा, तो मैं अभी 5 दिन से आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपको मैसेज कर रहा हूँ, है ना। और ये जो आप लोग उठ के आ रहे हो ना, ये खाना बदोशी जो है ना, ये फिल्म में सक्सेस के कराती है। ये एक बहुत गहरा मैं राज बता रहा हूँ। एक्टर मतलब तैयार होना चाहिए कि कहीं भी खाना जाना पड़े बदोशी तो वाला। बचाऊंगा, कोई बात। खाना बदोशी वाला अगर आपने अपना, या मैं कोई यूथ वाला आपने अपना सिस्टम अपना लिया ना, कॉलेज स्कूल यूथ वाला, हमेशा बैग तैयार रहे हमारा। हाँ, बैग सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं, फॉर एनी प्रॉब्लम ऑल्सो। हाँ, ये तो है, कई सिचुएशन। अच्छा, फेस्टिवल्स के अंदर तो नहीं भेजना पड़ता थिएटर को किसी को, हमें फिल्म बना के फेस्टिवल में भेजना, मार्केटिंग में भेजना, प्रमोशन करना। तो फिल्म के बेसिकली 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका प्रोडक्शन पार्ट हो गया, जिसमें हम आर्टिस्ट सब इन्वॉल्व होते हैं, और एक पूरा बिजनेस और लीगल पार्ट होता है। अच्छा, बिजनेस पार्ट खाली यहाँ पे ख़त्म नहीं होता कि हमने कहीं दे दी, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, उसने आगे, मान लो हमने ऑस्ट्रेलिया में दिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में दिखाओगे, वो अपनी मर्जी से ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहा है और हमें पता ही नहीं, अब हम जाके उससे कैसे निकालेंगे पैसे। तो ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ आ गई थी, $10 मिलियन लगे उनका केस, लेकिन उससे उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उनका मेन ये था कि वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रोकूंगा उसे, ताकि वो ये आगे से किसी के साथ नहीं करे। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आती ना।
और ये सारी प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं आपको भी शुरू से ही तैयार हो हर एक चीज़ के लिए। ये वो युद्ध है जिसके अंदर आपको कभी भी आगे पीछे ऊपर नीचे होना है। ये है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बनाते हैं, राइटर हम लिखते हैं, एक्टर हम परफॉर्म करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो जो इतना लंबा चौड़ा लेबर जो उसके लिए है ना, हम उस लेबर के लिए भी तैयार हैं, ताकि जब हम एज एन एक्टर भी जब सेट पे जाएंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने एक फिल्म है सिस्की, हॉरर फिल्म है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, तो वो इंस्टीट्यूट में बनाई थी। तब तक इंस्टीट्यूट में कोई हॉरर फिल्म नहीं बनी थी और कोई बनाना नहीं चाहता, क्योंकि हॉरर फिल्म को लोग बी ग्रेड सिनेमा समझते हैं, लेकिन हॉरर बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कब कॉमेडी में बदलेगी पता नहीं चलेगा। अच्छा। तो उसके अंदर हमारे पास ना, क्योंकि लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, लिमिटेड मशीन मिलती हैं, तो हमें जैसे बिजली कड़कने का सीन था, तो हमारे पास नहीं थी, मशीन आती है उसकी, तो लेकिन जो लाइटिंग स्टाफ था और जिनको कोई बहुत सैलरी नहीं मिलती और जो कोई बहुत एजुकेटेड भी नहीं है, उन्होंने कहा हम बटन से कर देंगे और यहाँ पे ये पेपर लगा देंगे दूसरा, उन्हें कर दिया, हो गया। एक ऊपर चढ़ना था कहीं, तो एक था वो कालू था, तो वो ऊपर चढ़ गया दीवार के सहारे, तो वहाँ जाके लाइट लगा दी, हमारे पास भी नहीं थी। तो सोचो अगर वो स्टाफ जिसको कोई करोड़ों रुपया नहीं मिल रहा, लाखों रुपया फीस नहीं मिल रही, अगर वो ना हो तो हम जाके कैसे करेंगे। तो ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें आपको इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि हमें एक फैमिली बनाना है, इट्स अ क्लब, इट्स अ फैमिली, कि हमें फिल्म के अंदर खास करके एक फैमिली, थिएटर में भी हम फैमिली की तरह काम करते हैं, फिल्म में भी हमें एक फैमिली की तरह हम काम करेंगे, तो ही जो है ना हम अच्छे से कर पाएंगे, वरना हम उसको कितने सारे प्रोजेक्ट तो रह जाते हैं। आज की डेट में हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है यूट्यूब, कि हमारा प्रोजेक्ट कहीं अगर नहीं भी जाता तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दिखा सकते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा सकते हैं, ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने उनसे पैसा लिया, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी होती है इन्वॉल्व। हमने फिल्म का एक प्रोडक्ट बना लिया, उसमें कॉस्ट आपको तो पता होगा, आप अकाउंटेंट हो, तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग कितनी होती है ना। यूट्यूब जो हमें प्रोवाइड कराता है वही चीज़ अगर हमें वीमो प्रोवाइड कराता है तो वो उसके पैसे लेता है बिल्कुल अपलोडिंग करने के। और दूसरा, यूट्यूब के जरिए कैप्शन भी आ जाते हैं, हम अपने कैप्शन डाल सकते हैं और जहाँ जहाँ यूट्यूब चलता है वहाँ वहाँ दिखा सकते हैं। बट यूट्यूब को हम जनरली लास्ट वो या थोड़ा लेट उसमें डालते हैं प्रोजेक्ट्स को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे पास कितनी सुविधा है, क्योंकि कई सारे जो आज चैनल्स हैं, कई सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो यूट्यूब के थ्रू उठ के आई हैं, लेकिन वहाँ पर इतना कंटेंट है कि उसमें आपका कंटेंट कैसे निकल के आएगा। लोग आज से 10 साल जब से 2006 में आया यूट्यूब, उसके बहुत से लोग थे जो कि ऑलरेडी बिजनेस में थे, तो उन्होंने इसे शॉर्ट फिल्म चैनल शुरू कर दिए थे। 2008 में मोदी ने बताया था इनको कि गोल्ड माइन जो है मनीष जैन, उनका चैनल है, वो तो पूरी फिल्में साउथ की डब हुई सब यूट्यूब पे डालते हैं, तो उनके अंदर भी अगर आपका निकल के आ रहा है चीज़, तो अब बात यह है कि आपका निकल के आएगा कैसे। इसका भी मैं एक राज बता रहा हूँ, ये सारे मैं राज बता रहा हूँ, ये बड़ा एक मेटाफिजिकल एक अजीब सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी जो आत्मा या अपनी सोल या आपकी जो चेतना है ना, वो अपने काम में ट्रांसफर करनी है। अगर वो आप वहाँ ट्रांसफर नहीं कर पाए, ट्रांसफर मतलब दिल से करना है, जब दिल से करोगे तो वो कहते हैं ना मेरा अपनापन मेरा उसमें आ गया, वो जब वहाँ पे आ जाता है ना, तो वो आपकी जो चीज़ होती है ना वो अच्छी होती है। आप अगर उससे दिल से नहीं कर पाए तो वो कभी ट्रांसफरेंस नहीं होगी आपकी, वो ट्रांसफरेंस होनी जरूरी है। और वो ट्रांसफर खाली एक्टर की नहीं होती। अब मैं सोच रहा था कि मैंने कितनी बार कैमरा पकड़ा होगा, मोबाइल का कैमरा नॉर्मल फ़ोटो खींचने के लिए, तो मैंने लगभग जब से मोबाइल आया होगा आई थिंक 15,000 फ़ोटो खींची होगी, तो 15,000 बार मैंने वो फ्रेमिंग करी है। तो आज जब मैं यूँ फ्रेम उठा के, जैसे अब मैंने यहाँ रखा है, समझ लो मैंने हम 4 लोग हैं एक फ्रेम में आ गए ना, ये हट गया, ये जो फ्रेम है अब किसी को लगेगा, चलो इस पर हम बात करते हैं कि ये बड़ा एब्सर्ड सा फ्रेम है, ये बड़ा बेवकूफ़ी भरा फ्रेम है। और बहुत से लोग इंडस्ट्री के कहेंगे अरे क्या है ये तो, और मैं बता रहा हूँ मेरे एक अंकल थे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मेरे फ्रेम को देख के बोला था कि ये क्या फ्रेम है। एनीवे मैं नहीं कह रहा, क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो इसलिए ऐसी है क्योंकि जिन चैनल्स पे वो देते हैं ना, वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं। बट हम तो आर्टिस्ट हैं,
भाई हम तो इसको इवॉल्व कर रहे हैं। तो अब मैंने ये जो कैमरा रख दिया है ना, ये फ्रेम किसी को अजीब सा लगेगा कि ये फ्रेम क्या सही है या नहीं है, लेकिन अब देखिए इस फ्रेम के अंदर ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एक बड़े इमेज में आ रहा हूँ, ठीक है, ये राइट ऑफ द फ्रेम है, लेफ्ट ऑफ द फ्रेम में आप दोनों आ रहे हैं जो कि कंपनसेट कर रहे हैं मेरे को। तो ये फ्रेम का जो होता है ना, इसको हम वेट बोलते हैं। ये वेट यहाँ बराबर है, जो तराजू में वेट होता है समझिए हाँ। इमेज को, और सर के इनके एकदम सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस स्पेस, ये खाली स्पेस, कोई कहेगा कि भैया ये जो पूरा खाली स्पेस है ये बेकार है, लेकिन मुझे वो बड़ा आर्टिस्टिक लग रहा है। तो जब मैं उसको रख रहा हूँ तो मैं इतना इधर जो कैमरा कर रहा था, मैं खाली इसलिए नहीं कर रहा था कि वो आए, मैं उस कैमरा में अपनी सोल, उस फ्रेम में अपनी सोल घुसा रहा था। फ्रेम की एक्यूरेसी टेक्निकल एस्पेक्ट होना चाहिए, पर यूं हाथ करते करते देयर इज अ सर्टेन पॉइंट कि वहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी। ये मतलब बड़ी अजीब सी है, जो देखेंगे उनको भी अजीब सी बात लगेगी, लेकिन जो लोग घुस चुके हैं फील्ड्स में वो समझते हैं। तो ऐसे ही मोमेंट्स जो होते हैं ना एक्टर के, वो जो मोमेंट्स, जब आपको कोई रोल मिलता है तो आप उसको अपने घर पे रिहर्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो जो मोमेंट जब फिर आप जो कैमरा के आगे आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थिएटर की और इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे कई बार आपको रीटेक करने पड़ते हैं। तो वो जो अपने अंदर का आपने जो एक एक्टर को समेटा, आपने जो कैरेक्टर अपना बनाया, उसको कई बार आपको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना पड़ेगा, वो मैकेनिकल हो जाता है। उसको मैकेनिकल नहीं होने देना। वो जहाँ मैकेनिकल हो गया वहाँ पे एक्टिंग में गड़बड़ी होती है। और रियाज जैसे बाकी फील्ड में, वैसे रियाज अपने कैरेक्टर का है। जैसे मैंने उस दिन बताया था, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, तो वो या उसका फर्स्ट क्लास का नहीं बना था वीडियो। तो जैसे अब मान लीजिए हमने आपको कैरेक्टर दे दिया या कहीं भी आपको कैरेक्टर मिले, तो आपको उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं पता इतनी, लेकिन वो आपको खुद बिल्ड करनी है, और वो किसी को चाहे नहीं बतानी, लेकिन वो आपको बिल्ड करनी है। हम एक ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक, फिर उसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है।